गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सुनहरा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मेरी तिब्बत यात्रा। यह एक यात्रा वृत्तांत 1937 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला राहुल सकृतैन जी का है। मैं आपको बता दूं, राहुल सकृतैन जी इतनी प्यारी सी यात्रा वृत्तांत लिखते हैं जिसका नाम है मेरी तिब्बत यात्रा। इसके विषय में आज हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आप लोग बिना इस वीडियो को स्किप करें, यह एक छोटा सा यात्रा वृत्तांत आप लोग चाहे तो सुनिए और चाहे तो सुनकर देखिए, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके पात्र यानी विषय सूची के विषय में। इसके जो पात्र हैं या इसका विषय सूची कह सकते हो, वो 6 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में विभक्त है? 6 खंडों में। पहला है आपका ल्हासा से उत्तर की ओर, दूसरा चाड़ की ओर, तीसरा शक की ओर, चौथा जेनम की ओर, पांचवा नेपाल की ओर और छठा जो है ल्हास की ओर। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को इनका यात्रा वृत्तांत याद नहीं रहता। मतलब इनकी विषय सूची जो 6 भागों में विभक्त है उसको याद कैसे करें, कैसे जाने कि इनकी विषय सूची सिर्फ 6 ही है? तो इसको जानने के लिए इनकी देखिए, इनकी रचना पर जाइए। इनकी रचना है मेरी तिब्बत यात्रा। आप केवल तिब्बत की केवल स्पेलिंग लिख लीजिए। तिब्बत की स्पेलिंग में देखिए 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया ना। तो यानी इनके जो 6 अक्षर हैं, यानी इनके जो 6 यानी एक प्रकार से कह सकते हो जो वॉवेल हैं, सिर्फ इन 6 को याद करके इस, चूंकि मेन क्या है? तिब्बत मेन है। चूंकि यात्रा थोड़ी ना मेन है, यात्रा हो कहाँ पे रही है वो मेन है, तिब्बत यात्रा। तो वही है कि मेरी तिब्बत यात्रा को याद करने के लिए, इसकी विशेष सूची को याद करने के लिए तिब्बत की स्पेलिंग लिखिए और उसमें स्पेलिंग में सिर्फ आपको 6 स्पेलिंग्स मिलेंगी। इसलिए इसी के आधार पर हमने समझ लिया कि विषय सूची इनकी कितनी होती? 6 होती है। आई बात समझ में? अब चलते हैं आगे की ओर और इस बात को हम क्या करते हैं? पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, ल्हासा से उत्तर की ओर पढ़ना है, उसके बाद चाड़ की ओर, फिर शक की ओर, फिर जेनम की ओर, नेपाल की ओर और फिर ल्हास की ओर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक नजर हम राहुल सकृतायन जी की कुछ योगदान या कुछ उनकी द्वारा प्रकाशित किए गए रचना पर डालते हैं। देखिए, यह यात्रा वृत्तांत सन 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें लेखक ने तिब्बत की समाज एवं संस्कृति तथा वहां के प्राकृतिक सौंदर्य व जलवायविक परिस्थितियों का जीवंत चित्रण किया है। साथ ही वहां के प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंदिरों में जाकर तथा बुद्ध वर्ग के लोगों से मिलकर वहां मौजूद बड़ी मात्रा में सैकड़ों वर्षों पुरानी मांडुलिपियों का भी पता लगाया है। संलग्न विस्तृत चित्रमाला तिब्बत को पाठकों के सामने साकार कर देती है। यानी एक जो पैसिव जो माइंड है, एक जो पॉजिटिविटी है, वो राहुल सकृतायन जी अपने यात्रा वृत्तांत नामक रचना यानी मेरी तिब्बत यात्रा में डालते हैं और इससे लोगों को बहुत ही प्रिय होता है। आपको पता है, आप भी कभी 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 और कहीं पर भी अगर सफर करते हैं तो आप वहां के रूप रंग, वहां के सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं और वही कार्य राहुल सकृतायन जी ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में किया है। चलिए आगे चलते हैं और इनका यहां से हम स्टार्ट करते हैं। प्रमुख उद्धरण का मतलब होता है इसकी प्रमुख व्याख्या, यानी क्या है, कहां तक है। देखिए, कलिम्पडोर से ल्हासा तक वही पुराना रास्ता था, इसलिए उसके बारे में विशेष लिखने की आवश्यकता न थी। ल्हासा में 2 महीना 11 दिन रहे। इस बीच में विनय पिटक के अनुवाद तथा विज्ञप्ति के उस भाग को संस्कृत में करने के अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण तालपत्र के संस्कृत ग्रंथों यानी अभी समयालंकार टीका और वादन्य न्याय टीका की खोज पाने का सौभाग्य भी उन्हें मिला है। तो कौन से ग्रंथ थे वहां पर इनकी यात्रा वृत्तांत में मिली? तो एक थी अभिसमयालंकार और दूसरा था आपका वादन्याय टीका। ठीक है, ये पाने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ, तो फेम्बो यानी फेम्बो मतलब पुराना फन या युज, वहां की भाषा में कहते हैं, तिब्बत की भाषा में। इसकी यात्रा की क्यों जरूरत पड़ी? 10वीं सदी में 13वीं सदी तक कितने ही अच्छे अच्छे विद्वान इसी प्रदेश में हुए थे। मेरी एक विद्वान मित्र का कहना है कि फेम्बो हमेशा जो है तंत्र मंत्र से बगावत करता रहा है। यानी रावण की लंका में विभीषण के समान दीपांकर श्री ज्ञान के प्रशिष्य पंडित सर्बा तो मंत्र तंत्र के इतने कठोर विरोधी थे कि पीछे दूसरों को हलफ लेकर गवाही देनी पड़ी कि सर्बा जो है मरने के बाद जरूर नरक में क्या हो गया गया है। ठीक है ना, ये इनको दिलासा दिलाई गई, इनको ये बताया गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर और आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं कि रास्ता तो अच्छा जरूर है,
ठीक है ना। क्या कहने का प्रयास करते राव सकताएंगी, रास्ता तो अच्छा जरूर है, गोला यही इस जोत का नाम है। इसके ऊपर चढ़कर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर ल्हासा नगरी सुंदर दिखाई पड़ती है। दूरबीन से देखने पर वह कुछ और भी स्पष्ट हुई, किंतु उससे भी विचित्र दूर क्षितिज के अंत तक सहस्रों पर्वत शिखर थे, जो तिब्बत देश को सहस शीर्षा पुरुष बना रहे थे। दूसरी ओर देख नीचे की प्रयत्नका में अनगिनत खेत बतला रहे थे कि फन युन वस्तुतः फन युज हित का देश है। यानी फन युज जो है और फन युल जो है ये तिब्बती भाषा है। ठीक है। मध्याह्न के भोजन के उपरांत हमारा काफिला नालंदा के लिए रवाना हुआ। भारत के नालंदा के नाम पर जहां लंका में एक नालंदा है, वहां तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है। ठीक है। नालंदा एक यूनिवर्सिटी है, आपको पता होगा, ये बिहार में है। और इसी के विषय में लेखक बताता है और उसके विषय में जानकारी प्रदान करता है कि प्राय 2 घंटे चलने पर हम नालंदा पहुंचे। यद्यप स्थान निचले मैदान से कुछ ऊपर चढ़कर है, किंतु यहाँ भी मैदान सा ही है। उसके निचले भाग पर बहुत से परित्यक्त खेत हैं, कुछ खंडहर भी कहीं कहीं खड़े हुए हैं। नालंदा बहुत ही सुंदर जगह पर है और आजकल पिछले पहाड़ों के हरित वसन हो जाने से तो वह और भी अनुपम सा हो गया है। अनुपम का मतलब है बहुत सा प्रेम, यानी बहुत सा अच्छा सा लगने लगा है। यह विहार 15वीं शताब्दी के आरंभ में ही बन गया था। निर्माता रोटसा तोन शक्य ग्रहल्य माछन अपने समय के अच्छे दार्शनिक थे और चोडखापा जो कि 1357-1419 ईस्वी के महाविद्वान शिष्य और मैक्स पुन 1385 से 1432 ईस्वी के प्रतिद्वंद्वी थे। किसी समय नालंदा तिब्बत का नालंदा था। ये कहते हैं लेखक कि किसी समय ये नालंदा जो है तिब्बत का क्या था, नालंदा था। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं और यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं आगे क्या कहते हैं इन्हें। कहते हैं पाषाण स्तंभ पर चाहे किसी का लेख हो, उसमें लिखने वाले ने बौद्ध जनों को 10 अच्छी बात का उपदेश दिया है, जिनमें मुख्य बुद्ध में एकांत निष्ठा रखना, धर्म का मन में ख्याल रखना, दृष्टि यानी उसको चित्त में रखना आदि बताया है। थोड़ी देर बाद मैत्री देवालय का पुजारी आ गया। आज उसी के यहाँ रहने का निश्चय भी हुआ। भीतर 2 स्तूप और बुद्ध तथा मैत्रेय की मूर्तियां हैं। अबू फूपा नाम, ठीक है ना, ने किसी विद्वान का नाम बहुत सी पुस्तकों में देखा जाता है। इस देवालय का पास पूर्व की ओर दूसरा देवालय है। इसमें भी स्तूपों और मूर्तियों के अतिरिक्त वैसी ही पुस्तकों की छल्लियां दीवार के सहारे जोड़ी हुई हैं। कुछ पुस्तकों के पन्ने तो कीड़े भी खा रहे हैं, पर कीड़ों को खाकर खत्म करने में अभी शताब्दियां लगेंगी। इस समय कौड़ों के भक्ष्य होने के सिवा इनका कोई प्रयोजन भी नहीं मालूम होता है। यह इस तरह नहीं रखी गई कि उनमें से कोई पुस्तक निकाली जा सके। मैं सोच रहा था कि भोट देश के पुराने मठों में कैद इन पुस्तकों का कभी उद्धार भी होगा। ठीक है ना, ऐसा उनके मन में व्यतीत हो रहा था, ऐसा जान सा पड़ रहा था। हाँ, यह मालूम होना चाहिए कि छू सुर से 1.5 मील चलकर हम दूसरों के रास्ते जा रहे थे। पहले हमारा जाना खमवाला यानी जोश से हुआ था। बरसात में छू रो री के दास का छक सम घाट बंद हो जाता है, क्योंकि नदी की धारा की वेग विस्तार बढ़ जाता है और उसमें काठ का चौकार डोगा नहीं जलाया जा सकता। छू री पहाड़ को उस पार देखा। यह खास भारत से आया पहाड़ है, ऐसा सभी भोटवासियों का विश्वास है और हम भारतीयों को भी देशभक्ति के नाते उसे स्वीकार ही करना चाहिए। इस पर्वत की उसी तरह परिक्रमा की जाती है जैसे चित्रकूट की। इसके चारों ओर 108 विहार, 108 चैत्य और 108 चश्मे बतलाए जाते हैं। अपने ही उन्होंने घोड़े को खड़ा कर दिया और कहाँ से आते हैं, किस काम से गए थे पूछा। पहले वह हिंदी ही में बोलते रहे। मुझे कितनी ईर्ष्या हो रही थी। यहाँ यह 70 वर्ष का मुट्ठी भर हाई हिमालय के इन दुर्गम पहाड़ों को पार करने की हिम्मत कर रहा है और कहाँ हमारे नौजवान। इसमें शक नहीं, उसके पास 2500 घोड़े गधे समान हैं और नौकर भी, किंतु वह तो हमारे धनी नौजवान भी कर सकते हैं। उनसे हिमालय की कठिनाइयां शून्य के बराबर नहीं की जा सकती। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं बेल साहब
को तिब्बत वाले बेल लुन छेन कहते हैं। यानी बेल साहब को तिब्बत वाले क्या कहते हैं भैया? बेल लुन छेन कहते हैं। लुन छेन भोट शासक दलाई लामा के बाद दूसरा पद है। यह पदवी सर चार्ल्स के मित्र स्वर्गीय दलाई लामा ने प्रदान की थी। सर चार्ल्स ने जब दुलाई लामा के मरने के पहले एक बार फिर तिब्बत और ल्हासा देखने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। सर चार्ल्स अपने पुराने मित्र को न देख सके, इसका अफसोस उन्हें जरूर होगा। दक्षिण ओर के मंदिर में दीवारों पर तरह तरह के मॉडल चित्र हैं। मूर्तियों में बुद्ध और मैत्रेय भी खड़ी पीतल की मूर्तियां बहुत ही सुंदर हैं। बुद्ध की मूर्तियों में चीवर पहनने का वही ढंग है जो वर्मा के भिक्षुओं में आज भी पाया जाता है। पहले हमने पूर्व वाली किताबों की अलमारी पर ही नजर दौड़ाई, देखा तिबला जुला कर रखी हैं। तिब्बती पुस्तकें भी हस्तलिखित और पुरानी हैं, कोई कोई तो बिल्कुल तालपात्र की सी मालूम होती है। अंत में पुस्तकों को निकालना शुरू किया। 1 2 3 यानी 38 चित्त खुशी के मारे नाचने लगा। रक्षकों ने कहा, पुस्तकें इस लाइब्रेरी से बाहर नहीं जा सकती। हमने यहाँ कहा यहीं सही छेन जे के मकान में पुस्तकों को देखना ठीक हुआ। यानी वो पुस्तकें नहीं ले जा सकते थे, अगर उनको पढ़ना होता अगर राहु सक्रेतायन का तो वो वहीं पर पढ़ सकते थे, लेकिन पुस्तकें नहीं ले जा सकते थे, ऐसा मानना था। उस दिन और 4 तारीख के सारे दिन पुस्तकें देखते रहे। छोटी सी सूची भी बनाई और यह उसी दिन मालूम हो गया कि इन पुस्तकों में धर्म कीर्ति के बाद न्याय भी है, जिसकी टीला ल्हासा में मिली है। विशेष महत्व की पुस्तकें यह भी हैं: वादन न्याय, वादन रहस्य, अभिधर्मो सपूर्ण अपूर्ण, ठीक है ना, शुभा रित्म कोश यानी भीमार जो सोम, अमर कोश, कामधेनु टीका, न्याय बिंब अनुटीका, धर्मोत्तर की टीका पर दुर्वाक्य मिश्र कृति और हेम बिंब अनुटीका। इस तरीके से कुछ पुस्तकें थी जिसमें प्रतिमोक्ष सूत्र भी आती है और मध्यांतर विभाग भाष्य और अभिधर्म समुच्चय भाष्य भी आता है। अंत में प्रसाद के महाकाल को देखकर हमें दर्शन समाप्त करना पड़ा। महाकाल के पास कपड़ों से ढका तांबे का एक कटाह है। इसके पानी के बारे में कहा जाता है कि वह कभी नहीं सूखता। लोग चिराग के धुंधले प्रकाश में उस पानी में तरह तरह की चीजें देखते हैं। मुझे भी देखने को कहा गया। मैंने कहा, इतने बड़े कहाड़ की क्या जरूरत है? अंगुली के नख पर तो मैं तुम्हें तीनों लोग दिखा ला सकता हूँ, बशर्ते कि प्रज्ञाशून्य उत्कृष्ट भक्ति तुम में हो। एक साथी ने मेरी बिजली का टार्च इस्तेमाल करना शुरू किया। मैंने कहा, क्या कर रहे हो? इन अमंगल चीजों की सहायता से देवताओं का प्रताप नहीं देखा जा सकता है। ठीक है ना। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, तिब्बत में सभी भाइयों की एक पत्नी होने से घर और संपत्ति का बंटवारा नहीं होता। कभी कभी इस नियम का अपवाद भी देखा जाता है। शक्य के एक महतराज दक्षेन भड़ निपुडो के 2 पुत्र पदम दुसल और वनछुग और दक्षेन कुल गा रिनछेन ने अलग अलग शादियां की हैं। निर्दिष्ट स्थान को खुदवाना शुरू किया। 2-3 घंटे के भीतर ही मटके के चूर में पुस्तकें दिखाई पड़ी। पहले ऊपर के लकड़ी के फट्टे दृष्टिगोचर हुए। कांपते हुए हाथ से उन्हें उठाया। फट्टों के भीतर हाथ डालने पर कीचड़ निकल आई। मेरे मन की अवस्था की क्या पूछ रहे हैं। दिल समोस कर रहा है। लोगों को 2-4 भली बुरी कहीं देखा तो उनकी संख्या 150 करीब थी, अर्थात वहां जरूर 70 के करीब तालपोथियां रही होंगी। नेपाल के सभी विचारों में ऐसे पंचायती मंदिर और भवसार है, न जाने कितनों के साथ ऐसी गुजरी होगी। नेपाल में अब की बार मैंने प्राचीन हिंदी ग्रंथों की तलाश की। राजगुरु के पास अपना भी प्राचीन ग्रंथों का एक अच्छा संग्रह है। उसमें 10वीं शताब्दी के सिद्ध तुलोपा का एक दोहा कोश मिला। ग्रंथ खंडित है। सरकारी पुस्तकालय में भी दोहा कोश सराहपा का है। यद्यपि वह बांग्ला अक्षरों में छपा चुका है तो भी हिंदी संस्करण के लिए हमें फिर आवश्यकता होगी, इसलिए उसका भी फोटो ले लिया। इसके लिए शिक्षा विभाग के डायरेक्टर जनरल मगेंद्र सक्सेर एमए ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अनुज्ञा भी दे दी। आप राणा घराने के सर्वप्रथम
ठीक है ना। आप राणा घराने के क्या है, सर्वप्रथम एमए है, इसलिए उन्होंने आज्ञा दे दी। इस बात को थोड़ा सा और गंभीरता से समझने के लिए हम आपको बता दें, जो दोहा को सरहपा की इसमें बात कही गई है वो किसमें आते हैं, आपको मालूम होगा, आदिकाल में आते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि लास्ट है, और इस बात को समझते हैं। एक कपाट पर कृष्ण की मूर्ति उत्कृष्ट उत्कीर्ण है, दूसरे पर बुद्ध की। कहने लगे मैं तो दोनों में एक समान भक्ति रखता हूँ। मैंने कहा दोनों ही हिंदी महापुरुष हैं। हमारे यहाँ बहू के लोग भी हिंदी हिंदू और बौद्ध दोनों भाई कहने की गलती करते हैं, किंतु नेपाल में ऐसी गलती कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहां लोग जानते हैं कि हिंदू शब्द ब्राह्मण धर्मियों और बौद्धों दोनों के साझे का है। नांडरचे बहुत ठंडी जगह है, समुद्र तल से 14-15 हजार फीट ऊंची होगी। यहाँ के लोगों की मुख्य जीविका भेड़ और चमड़ी है। थोड़ी थोड़ी खेती भी जहाँ तहाँ होती है। इतनी ऊंचाई पर यहाँ यम दो छा नामक महासरोवर है। लाखों वर्ष पूर्व यह सरोवर पहाड़ों की जड़ तक फैला रहा होगा, किंतु अब बहुत स्थानों पर यह सूख भी गया है, जिसमें हरी हरी छोटी घास उगी हुई है। इस सरोवर में कई ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सरोवर का घरा से माल से अधिक है। रास्ता सरोवर के किनारे किनारे था। एक कोने में मुड़कर ऊंची दीवारों वाला घर मिला। ऐसे उजाड़ पड़े इस झील के किनारे कई जगह मिलते हैं। बस्तियां भी कितनी ही उजाड़ हैं, कितनी ही आबाद। खेत सब खाली पड़े हैं, जिनकी मेड़ अब भी दिखाई देती है। ठीक है ना। इस तरीके से यह आपका पूरा यात्रा वृत्तांत जी का कंप्लीट होता है। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या हम इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। यह थी आज की यात्रा वृत्तांत कहानी राहुल सिकृतैन की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।